एवरीवन, माय सेल्फ प्रशांत ठाकुर और बालाजी फैकल्टी बहुत स्वागत करते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 में हमने कल आप लोगों को बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो हमने खत्म किया था। आज स्टार्टिंग वहीं से करने जा रहे हैं। अब स्टार्ट करेंगे आज स्त्री केसर से, मतलब फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वहां से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कल हमने आप लोगों की क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आगे से, कल किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाया मैं, ठीक है। तो आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं, स्त्री केसर से। फ्लावर का जो पार्ट था स्त्री केसर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था फ्लावर का, स्त्री केसर, स्त्री केसर, वहां से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमने आप लोगों को जो लेक्चर इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर का, उसमें 3 भाग पाए जाते थे। पहला हमारा था, देखिए पहला हमारा क्या था, वर्तिका। पहला हमारा था वर्तिकाग्र, दूसरा था हमारा वर्तिका, और नंबर 3 पर था हमारा अंडाशय। इन 3 के बारे में हम लोग आप लोगों को पहले शॉर्ट में पढ़ा दिया था। जब फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था तब हमने आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन आज वही चीज डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले कई वर्तिकाग्र अलग अलग तरीके के होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, हमने वर्तिकाग्र पहले समझाया था, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसका बनवाया था हमने, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फ्लावर में क्या होता है कि ये जो वर्तिकाग्र है ये अलग अलग तरीके से होते हैं। देखिए, कई फ्लावर में बताए आप लोगों के कुछ इस प्रकार से होते हैं कि कई वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है कई पुष्प में ये तीनों चीजें आपस में मर्ज हो जाती हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं युक्तांडवी। इस कंडीशन को हम कहते हैं युक्तांडवी। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है युक्तांडवी और एक होता है विक्तांडवी। इसमें विक्तांडवी में क्या होता है, विक्तांडवी में क्या होता है, ये सारी चीजें इस प्रकार से अलग अलग रहती हैं, अलग अलग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें 5-5 चिपकी रहती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5-5 चिपकी रहती है। इसका एक उदाहरण होता है माइसीलिया। एक उदाहरण है। माइसीलिया में जो ये अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका है, ये अलग अलग रहते हैं, मतलब इसकी तरह मर्ज नहीं रहते हैं। माफ कीजिएगा, यहां नहीं, यहां लिखना चाहिए था माइसीलिया, ठीक है। और इसका एक उदाहरण है पॉपी प्लांट। यह एक ऐसा फ्लावर है जिसमें यह कंडीशन पाई जाती है युक्तांडवी वाली, और ये माइसीलिया जिसमें होता है इसमें पाई जाती है युक्तांडवी वाली कंडीशन। इसमें दोनों ने अपने आप लोगों को समझा दिया। अब थोड़ी थ्योरी समझते हैं। देखिए, स्त्री केसर के थ्योरी लिखेंगे। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग या अंग, कुछ भी बोल दो, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, ऊपर लिख दिया है हमने, वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका, और नंबर 3 हमारा हो गया अंडाशय, ठीक है। नंबर 3 हमारा हो गया अंडाशय। अब समझिए,
यह तीनों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर अंडक बनाते हैं। यह एक अंडपी भी हो सकता है या बहुअंडपी भी। देखिए स्त्री केसर एक अंडपी है, अंडपी तथा बहुअंडपी होता है। एक अंडपी तथा बहुअंडपी होता है। ठीक है, अब इससे आगे भ्रूण कोश की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे भ्रूण कोश। हेडिंग डालेंगे भ्रूण कोश। अब पहले थोड़ा इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भ्रूण कोश कुछ इस प्रकार से बना होता है, कुछ इस प्रकार से। इसके अंदर एक कोशिका होती है, इसके अंदर एक कोशिका होती है और इसकी ये कोशिका भित्ति, इसकी यह कोशिका भित्ति होती है। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। भ्रूण कोश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक है, अब देखिए यह कोशिका अर्धगुणसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन? अर्धगुणसूत्री विभाजन। हमने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि जो कोशिका उसमें थी, जो मेल फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसमें भी हमने देखा था कि जो कोशिका थी वो अर्धगुणसूत्री प्रथम विभाजन फिर द्वितीय विभाजन किया था। सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होती है। देखिए अब यह कोशिका अर्धगुणसूत्री प्रथम विभाजन, अर्धगुणसूत्री प्रथम विभाजन करेगी। अर्धगुणसूत्री जब यह कोशिका विभाजन करेगी तो देखिए क्या होता है, यह कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, यह कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होगी। कितनी कोशिकाओं में? दो कोशिकाओं में। यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ? अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन हुआ। इसको लिख देंगे अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन। अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन, अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन। ठीक है, अब क्या होगा? अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन हो गया। अब यह कोशिकाएं और विभाजित होंगी। अगर और यह कोशिकाएं विभाजित होंगी तो अभी तो पहले एक थी, फिर दो हुई, फिर दो से कितनी हो जाएंगी? चार। अब यह क्या बन गया? चतुष्टक। चतुष्टक बन गया। किसका? गुरु बीजाणु का। गुरु बीजाणु का चतुष्टक बन गया। किसका? गुरु बीजाणु का चतुष्टक। गुरु बीजाणु का चतुष्टक बन गया है। अक्षर समझना। अब यह गुरु बीजाणु का चतुष्टक बन गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है। वहां पर क्या हुआ था, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात की थी तो वहां पर क्या हुआ था, यह चतुष्टक से ये जो कोशिका भित्ति थी जिसमें एक एंजाइम दिया था कैलेज, तो यह कोशिका की जो भित्ति परत ऊपर की थी वो हट गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यह जो परत ऊपर की है यह नहीं हटेगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे नोट करें,
इसका क्या सिस्टम होगा, इसकी ये जो 3 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 हैं। अब देखिए इसमें से 3 कोशिकाएं अपने आप मर जाएंगी, 3 कोशिकाएं मर जाएंगी, 1 कोशिका बचेगी। कितनी कोशिकाएं बचेंगी, 1 कोशिका बचेगी। अब ये 3 कोशिकाएं मर गई, ठीक है। अब जब 3 कोशिकाएं मर गई हैं तो यह वाली जो कोशिका है यह अपना विकास करेगी कुछ इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से चतुष्टक बना था, यह जो चतुष्टक बना था इसमें हमने बताया था कि 3 कोशिकाएं मर जाती हैं, 1 2 3। यह 3 कोशिकाएं जब मर गई तो बची 1 कोशिका। अब कितनी कोशिकाएं बची, 1 कोशिका बची है, ठीक है। जब ये 1 कोशिका बची है, अब यह क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। देखिए अगर यह कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी तो 1 कोशिका फिर 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, 1 कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। देखिए जब 2 कोशिकाएं बनी फिर से विभाजन होगा तो 2 से बनेगी कितनी, 4, ठीक है। 2 से 4 बनेगी, फिर 4 से बनेगी 8 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझने की कोशिश यहाँ पे करना। अब यह कोशिकाएं बन गई हैं 8। देखिए अब यह कोशिकाएं एक बिल्कुल मध्य क्रम से लगती चली जाएंगी कुछ इस प्रकार से। देखिए 1 2 3 1 2 3। अब यह क्रमबद्ध तरीके से लग गई हैं और यह 3 नीचे नीचे और 2 कोशिकाएं बीच में लग गई हैं, 2 कोशिकाएं बीच में लग गई हैं। अब देखिए यह जो कोशिकाएं हैं इनके ऊपर अभी कोई कोशिका वृत्ति नहीं थी। अब देखिए यह अपनी कोशिका वृत्ति बनाएंगे, कोशिका वृत्ति, कोशिका वृत्ति अपनी बनाएंगे, ठीक है। और इन कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका कहते हैं। क्या, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। अब देखिए आगे समझिए, इन कोशिकाओं का नाम था प्रतिव्यासांत, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो दोनों कोशिकाएं हैं इन्होंने अभी तक अपनी कोई कोशिका वृत्ति नहीं बनाई है। इनको हम कह देते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। तो यार हमने सब कुछ आपको फ्लो चार्ट के जरिए सारा अंडा का फंडा समझाने की पूरी कोशिश कर दी है। अब इसकी हम थ्योरी निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, कैसे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ये सारी बातें आगे समझाएंगे। अभी अब इसकी आप थ्योरी लिखिए। देखिए आप थ्योरी लिखें, भ्रूण कोश, जो कुछ स्ट्रक्चर में जो भी स्टेप आई थी वो सारी लिख देंगे, ठीक है। क्या था, सबसे पहले भ्रूण कोश बना था। क्या बना था, भ्रूण कोश। देखिए लिखिए, भ्रूण कोश में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने विभाजन करके 2 कोशिकाएं अर्धगुणसूत्री विभाजन करके लिखेंगे। अर्धगुणसूत्री प्रथम व द्वितीय
विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाई। क्या किया, भ्रूण कोश में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसने पहले अर्धगुणसूत्री विभाजन किया। अर्धगुणसूत्री विभाजन करने के बाद उसने अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन किया। ठीक है, अर्धगुणसूत्री। अब थ्योरी लिखें, भ्रूण कोश जो कुछ स्ट्रक्चर में जो भी स्टेप आई थी वो सारी लिख देंगे। ठीक है, क्या था, सबसे पहले भ्रूण कोश बना था। क्या बना था, भ्रूण कोश। देखिए लिखिए, भ्रूण कोश में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने विभाजन करके दो कोशिकाएं, अर्धगुणसूत्री विभाजन करके लिखेंगे, अर्धगुणसूत्री प्रथम व द्वितीय विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाई। क्या किया, भ्रूण कोश में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसने पहले अर्धगुणसूत्री विभाजन किया। अर्धगुणसूत्री विभाजन करने के बाद उसने अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन किया। ठीक है, अर्धगुणसूत्री द्वितीय विभाजन किया। क्या कह रहे थे, बंद करते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट नोट करें, देखें, दो कोशिकाएं बन गई थी। अब दो कोशिकाओं के बाद क्या होगा, दो कोशिकाओं ने विकास करके चार कोशिकाओं का निर्माण किया था। देखिए, जैसे कि चार कोशिकाएं बन गई थी, 1 2 3 4, चार कोशिकाएं ये ऐसी बनी थी। उसके बाद क्या हुआ कि यह 3 कोशिकाएं बाद में मर गई। ठीक है, लिखेंगे इसी में। उसके बाद 3 कोशिकाएं मर गई। 3 कोशिकाएं मर गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें एक कोशिका बची थी। कौन सी, एक कोशिका बची थी। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में डाल के, शेष बची एक कोशिका अपना विकास करके, कौन सा, कैसा विकास करके,
समगुणसूत्री विभाजन करके जब विकास करेगी यह कोशिका, विकास करके दो कोशिकाएं दो से चार कोशिकाएं, दो से चार कोशिकाएं, दो से चार कोशिकाएं बनाई थी। क्या किया था? दो से चार कोशिकाएं बनाई थी। अब क्या होगा? दो कोशिकाएं बनाने के बाद फिर उसने चार के बाद 8 कोशिकाएं बनाई थी। ठीक है, आगे ऐसे भी लिखा रहे हैं। चार कोशिकाओं के बाद अब देखिए इसी में एक पॉइंट और लिखिए, चार कोशिकाओं के बाद विभाजन करके इन कोशिकाओं ने अष्टक बनाया तथा व्यवस्थित ढंग से तीन कोशिकाएं ऊपरी भाग पर स्थित हो गई। तीन कोशिकाएं ऊपर की ओर स्थित हो गई। चार कोशिकाओं के बाद अब देखिए इसी में एक पॉइंट और लिखिए, चार कोशिकाओं के बाद विभाजन करके इन कोशिकाओं ने अष्टक बनाया तथा व्यवस्थित ढंग से तीन कोशिकाएं ऊपरी भाग पर स्थित हो गई। तीन कोशिकाएं ऊपर की ओर स्थित हो गई। ऐसी मार दिया। इन कोशिकाओं को प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। अगला पॉइंट, तथा दो कोशिकाएं बीच में
स्थित होती हैं, इन्हें हम न्यूक्लियन न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। अब बची नीचे की 3 कोशिकाएं, 3 निचले क्रम की कोशिकाएं, 3 नीचे की कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। यह जो हमने एक पॉइंट लिखवाया था, प्रतिक्रिया शांत कोशिकाएं कहती हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू के रूप में आने की पूरी संभावना है। अगर कोई बिहार बोर्ड का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए स्पेशली बता दें, इस चैप्टर से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर बात करें यूपी बोर्ड वालों की, तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में और लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हल्के में ना लें इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें परागकण कारक, अब इसमें हेडिंग डालेंगे, नया टॉपिक है परागकण कारक। देखिए ऐसा है, स्पेशली जो बच्चे इस बार 2025 में फेलियर जो स्टूडेंट हैं और हमारी क्लास देख रहे हैं, तो उन लोगों से बस इतना ही कहना है, ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है 12th, बहुत ही सरल बायोलॉजी है अगर आप मन से पढ़ते हैं तो। और हमें बताया आप लोग क्यों फेल हुए, नीला पीला हरा के चक्कर में ज्यादा पढ़ोगे तो बाबू यही हाल होगा। इस बार भी आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी आप मुस्लिम गली में जाकर चाहे जितने भी फेरे लगा ले, लेकिन कोई सरकारी नौकरी वाला आकर 7 फेरों में उठा के ले जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना करते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो कबूल नहीं होंगे। ठीक है, तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान ना देकर पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, सब कुछ बाद में मिलेगा। आप बचपन में जिन खिलौनों के साथ खेलते थे, अगर आज वो आप लोगों को दिए जाएं तो आप लोगों को उन खिलौनों को देखकर हंसी आएगी। ऐसे ही आप लाइफ में इतनी सक्सेस पाएंगे कि आप अभी जिसको पाने की तमन्ना करते हैं, एक वक्त ऐसा आए कि जब आप उसको देखें तो हंसी आए कि किसके लिए मरे जा रहे थे। ठीक है, तो फोकस करेंगे पढ़ाई पर, इन चीजों में कुछ नहीं रखा है बेटा। ठीक है, अब देखिए परागण कारक। सबसे पहली बात ये आती है कि परागण होता क्या है। पहले थोड़ा ये समझिए, उसके बाद लिखाते हैं परागण कारक होता क्या है। देखिए परागण, सबसे पहले परागण की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए हमने पुष्प के बारे में आप लोगों को बताया था, तो इस प्रकार से हमने एक वर्तिका बनाई थी और उसके बाद कुछ इस प्रकार से अंडाशय था हमारा, कुछ इस प्रकार से अंडाशय था, नीचे क्या था, पुष्पासन था और ये पुष्प व्रंत निकली हुई थी। यहाँ पर कुछ है इस प्रकार से परागकोश का ये तंतु था। इतना ही स्ट्रक्चर समझा, इतने ही स्ट्रक्चर से हम आप लोगों को समझाते। देखिए यह थी हमारी वर्तिका, क्या थी, वर्तिकाग्र। ठीक है बेटा, यह थी वर्तिकाग्र। देखिए यह परागकोश था जिसमें परागकण थे। क्या थे, परागकण। कैसे बनते हैं परागकण, क्या होता है परागकण, ये सारी चीजें हम आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखिए यह होती है वर्तिका, जो क्या करती है, जो परागकण होते हैं उनको इसमें
वर्तिका में ले जाने का काम करती है, जो अंडाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, तो यह है जो विस्फोटन के समय पर परागकण विस्फोटन के समय पर जब यह परागकण इससे परागकोश से बाहर आकर झड़ जाते हैं, तो कोई तो जल के द्वारा वर्तिका तक पहुंचता है, कोई वायु के द्वारा यहाँ तक पहुंचता है, कोई किसी भी जरिए से अगर यहाँ तक पहुंचता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए, परागकणों को वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे बेटा वायु, जल जीव प्राणी इत्यादि के द्वारा होने वाला परागकारक कहलाता है। परागकारक कहलाता है। ठीक है, परागकारक कहलाता है। अब देखिए एक नया पॉइंट इसमें नोट करिए, वर्तिकाग्र तक, ऐसे लिखिए, परागकोश को परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण या पॉलिनेशन भी बोल देते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया भी 3 प्रकार से होती है। यह जो परागण पॉलिनेशन जो प्रक्रिया है बेटा, वह भी 3 प्रकार से होती है। नया पॉइंट इसी में नोट करेंगे, परागण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से यह परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, परागण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए यह प्रकार कौन कौन से हैं, यह बात आप लोगों को कल बताएंगे। ठीक है, इससे आगे का लेक्चर हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने आप लोगों को बता ही दिया है। अगर आपको क्लास के नोट्स पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बायो बाय किसान पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां से नोट बना सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सारे नोट्स क्लास के बाद प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और शायद 1 से 2 लेक्चर और बचे हैं इस क्लास में बस, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का। फिर हम आप लोगों को इस चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, फिर वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और संडे को आप लोगों का फिर इसी चैप्टर का टेस्ट करा देंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं आप लोगों के साथ कल एक बेहतरीन लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।